सकते हैं। यस यस यस। चलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं भाइयों एवं बहनों। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए 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 चलिए। हाँ बहुत चैप्टर है। यस आई एग्रीड, बहुत चैप्टर है। तो बहुत चैप्टर है तो जादू करके खत्म तो नहीं कर सकता मैं, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, मैं शक्तिवान नहीं हूं, जादू करके नहीं खत्म कर सकता। मैंने अभी अभी चेक किया, पिछले साल के महा रिवीजन से मैं 1 घंटा लेट चल रहा हूं, है ना। तो जादू करके तो खत्म नहीं कर सकता। अगर पढ़ने हैं, अच्छे सवाल करने हैं। हाँ बेसिक मैथ में थोड़ा सा मैंने क्या किया था, ग्राफ वाला सेक्शन ले लिया था, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि ग्राफ मैंने भाई साहब 40 फॉर्मूले कराए हैं तुम्हें अलग से और 20 उधर, तो 40 20 60 तो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन समझा है, 60 टाइम समझा है। तू ये कंपेयर कर रहा है कि बहुत सारी चीजें करा दी, बहुत टाइम लग गया, ये नहीं देख रहा कि उस टाइम में क्या कराया है। अगर मैंने 4 घंटे में 200 पेज पढ़ा दिए भाई, 4 घंटे में 200 पेज पढ़ा दिए, उतनी चीजें भी तो बताई है, समझाई है, बात करता है। मजे तो यहां पे नाटक करके तो नहीं दिखा रहा हूं, कॉमेडी तो नहीं कर रहा हूं। और क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना वो मैं डिसाइड करूंगा, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो जा सकता है, आई डोंट केयर। सीरियसली आई डोंट केयर। पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जादू कर, जादू जादू चाहिए क्या? इसी जादू के चक्कर में ना, साल भर इसी जादू के चक्कर में ना फिर सवाल नहीं बनेंगे, ओनली क्वेश्चंस। नहीं कराऊंगा क्वेश्चंस, करने जाके उत्थान से कर ले, चुपचाप बैठ के वहां से। हाले होम ट्यूशन पढ़ने आए यहां पे। तुमसे पूछा कौन कि क्या चाहिए तुम्हें? कौन पूछ रहा तुमसे? कौन पूछ रहा तुमसे? तुमसे पूछा किसी ने तुम्हें क्या चाहिए? तू जानता तुम्हें क्या चाहिए? तू जानता होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो आज यहां नहीं होता। तुम्हें अगर पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तू आज यहां नहीं होता, समझ गया? तुम्हें अगर पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तू आज यहां नहीं होता। अलग नौटंकीबाजी चल रही तुम्हारी। पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो चला जा। भाई 200 पेज पढ़ा है, 200, मजाक नहीं है। उसी को मैं 20 पेज में भी खत्म कर सकता हूं। चलिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के बारे में इसमें हम बात करेंगे, फिर हम मोशन इन प्लेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चल रहा होगा और एक लाइन पे चलते चलते, एक लाइन पे चलते चलते वो यू टर्न भी ले सकता है, एक लाइन पे चलते चलते वो यू टर्न भी ले सकता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, उसको 1D तो बोलेंगे। जैसे मान लो मैं चल रहा हूं 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 और फिर इसी लाइन पे मैं वापस आ गया, तो अगर बॉडी 1D में चल रही है तो डायरेक्शन चेंज पॉसिबल है, डायरेक्शन चेंज पॉसिबल है। याद रखिएगा, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ होता है, ये स्केलर होता है, ये टाइम के साथ घट नहीं सकता। डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, ये टाइम के साथ घट नहीं सकता, ये टाइम के साथ हमेशा बढ़ता है। ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ये नेचर पे ये हमेशा ऐड होता है। ये पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है, जैसा रास्ता चूज करोगे उस पर डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये सिर्फ चेंज इन पोजीशन से पता चलता है, चेंज इन पोजीशन से पता चलता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, ये पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता है। ए से बी पर आपको जाना है तो आप इस रास्ते से जाए, या आप सीधा जाए, या आप टेढ़ा जाए, तीनों में डिस्प्लेसमेंट तो एक ही हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ? अलग अलग हुआ। डिस्टेंस क्या हुआ? अलग अलग हुआ। इतना मेहनत से पढ़ाओ, इनकी नौटंकी अलग चल रही। ये एक स्केलर है, कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, टोटल पाथ लेंथ एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ये निगेटिव नहीं हो सकता ना, स्केलर है। अच्छा, ये टाइम के साथ घट सकता है, हाँ। मैं आगे गया, आगे जाते जाते पीछे आ गया, तो ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दो। कैन डिक्रीज विद टाइम, कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिएगा,
एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है ना, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ए से बी तक गया है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो ए से बी तक डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी तक डिस्टेंस होता है आर थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2r साइन थीटा बाई 2। अच्छे से पढ़ोगे, समय लगेगा। एक फॉर्मूला चैप्टर के स्टार्टिंग का, दूसरे फॉर्मूला चैप्टर के लास्ट का, तीसरे फॉर्मूला मिड का, लिख दूंगा ना, सब तुमको लगेगा खत्म हो गया और सवाल एक नहीं होगा। कराते हैं ऐसे लोग, मैंने देखा है। महारिविजन तो ऐसे देखा जहां पे डिस्टेंस से शुरू नहीं करते, स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो 2 लाइन सुन लेगा तो कोई घाटा थोड़ी ना, इसमें पढ़ ही रहा है यार। अजीब करते हो, कितना अच्छे से सारी चीजें बता रहे हैं। तो ए से बी तक जाएगा तो डिस्टेंस होता है आर थीटा, डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाई 2। एक इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होगा जब बॉडी 1D में चल रहे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बात समझिएगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट एक सीधा एक लाइन में चल रहा, लाइन में चल रहा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, क्या बेटा? विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन एक लाइन पे चल रहा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अगर 1D में भी सीधा चल रहा कि बॉडी इज मूविंग इन 1D, तो मैं नहीं बताना कि चल जाते 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 डायरेक्शन ये चेंज कर भी सकता है ना। रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म नहीं बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है सर। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, यस, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, यस, ये सही है और ये आपका क्या है? गलत है। लीजिए सर्सन रीजन करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सर्सन रीजन करो, कराएगा कहीं। आओ, बॉडी मूव्स अलोंग कर्व्ड पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मतलब यहां से चला यहां पहुंच गया। देन रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, बेटा यहां से यहां तक गया है तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधे लाइन से मिलाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो √2r डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये r है और ये r है। सर आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई 2, हाँ इससे भी क्वार्टर सर्कल में इसको π/2 रख के निकालो, यही आएगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? r थीटा, थीटा है π/2, ये रेशियो होगा। r से r कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2√2/π। लीजिए लीजिए, है 2√2/π, 2√2π, थर्ड आ रहा। लीजिए, नहीं कराऊं, कितने कितने 2 मिनट लगा, 3 मिनट लगा, कितने समय लगा, पूरा थ्योरी खत्म हो गया, सब कुछ बता दिया। घटता है नहीं घटता है, पाथ पे डिपेंड करता है नहीं करता है, 1D 2D में क्या होगा, रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किस केस में क्या होगा, 3 ही 4 मिनट लगा ना। पढ़ाने दे मुझे अपने मन से, और नहीं पढ़ना तो चला जा। ठीक, the 3 initial and final position of a man on the x-axis are given as 3 initial and final position given है। 3 initial and final position, फर्स्ट ऑप्शन ये है, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल। देन विच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट बेटा होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये 7 में से 8 घटाओगे तो 7 माइनस ऑफ -8, तो 15 मीटर आया, ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। -3 में से 7 घटाओगे निगेटिव आएगा। देखो ये क्या है, -3 -7 -10 मीटर। और 3 में से सॉरी फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो फाइनल ये 3 में से ये घटाओगे ये भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इस केस में तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है। पक्का देख ले, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। वाह क्या बढ़िया सवाल किया। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। Body complete 1 revolution in 4 seconds. At the end of 3rd second, the displacement of the body from initial position. देखो 4 सेकंड में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, कितने में? 4 सेकंड में। 4 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो 3rd सेकंड में कहां होगा? 4 सेकंड में एक रोटेशन, तो यहां तक लगेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3rd सेकंड में यहां होगा।
तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दोगे, हमें पाथ से मतलब नहीं है, हमें पाथ से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दोगे, ये होगा √2r। आर दिया है क्या 10 मीटर, तो 10 रख दो, 10√2 आंसर आ रहा। लो भाई 10√2 मीटर आंसर आ रहा। क्लियर है? चलो आगे देखो, एवरेज स्पीड, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्या एवरेज स्पीड बेटा हमेशा याद रखना, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड से कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड एक इंटरवल में डिफाइंड होता है, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बहुत इजी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर मान लो ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस चलता है t1 टाइम में और x2 डिस्टेंस चलता है t2 टाइम में, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड होगा x1 डिस्टेंस प्लस x2 डिस्टेंस बटा t1 प्लस t2। ये सिंपल एवरेज स्पीड होता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल हो तो टाइम इंटरवल सेम है, मतलब ये टाइम और ये टाइम सेम है। मान लो s1 स्पीड से t1 टाइम तक चला और s2 स्पीड से t2 टाइम तक चला, तो एवरेज स्पीड होता है सिंपल s1 प्लस s2/2। अगर 3 इक्वल इंटरवल है, जैसे देखो t टाइम तक s1 स्पीड है, फिर t टाइम तक s2 स्पीड है, फिर t टाइम तक s3 स्पीड है, फिर t टाइम तक s4 स्पीड है, तो जितने स्पीड होंगे सबका सम बटा नंबर ऑफ इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में सिंपल मीन होता है, ठीक है सर, और इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में उल्टा मीन होता है। मतलब यहां पे एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में होगा 2 इंटू s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। यह आपने पढ़ा हुआ है क्या? कितने लोगों को याद है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इस पे डायरेक्ट नीट में सवाल आते हैं, देखिए ना नीट 23 में अभी लास्ट ईयर डायरेक्ट एथलीट्स ट्रेवल अ हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। तो इक्वल टाइम है कि इक्वल डिस्टेंस है? हाफ डिस्टेंस चला है v से और दूसरा हाफ चला है 2v से, तो एवरेज स्पीड होगा 2v इंटू 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v। यह आ जाएगा बेटा 2 दूना 4, 4v स्क्वायर बाई 3v, ये कटेगा v, 4v बाई 3 आंसर है। लो भाई लो लो, ये आंसर है। बताइए सर, ऐसे सवाल आते हैं, खूब आते हैं। 1991 का सवाल है, बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 1/3 विद इतना एंड लास्ट 1/3 विद इतना, देन एवरेज स्पीड। तो 3 इंटरवल हो गया ना, पहला इंटरवल s/3 इक्वल डिस्टेंस, फिर दूसरा इक्वल डिस्टेंस 1/3, फिर तीसरा इक्वल डिस्टेंस 1/3। इसका स्पीड दिया है पहले का 10, फिर दिया 20, फिर दिया है 60। सर कैसे करेंगे? तो 3 इंटरवल है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी बताया, 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ये देखो टाइम इंटरवल सेम है तो स्पीड का सम बटा नंबर ऑफ स्पीड जितने थे। डिस्टेंस इंटरवल सेम है तो नंबर ऑफ इंटरवल यहां 1/v1, 1/v2, 1/v3। आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो बेटा 3 ऊपर बटा 60 एलसीएम ले लो, 10 6 का 60, 6 20 दिया 60, 3 प्लस 1 60 ऊपर चला जाएगा 180 और 6 3 9 1 10 बटा 10 कटेगा 18 आंसर आ रहा। लो लो, क्लियर है भाई? क्लियर है? ये करो, ये करो। Which of the following is correct for the body moving in a straight line? कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कौन सा सही है? बताओ। बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन which of the following is correct? Which of the following is correct for the body moving in a straight line? आइए, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है, ये थोड़ी ना बोला कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं चल रहा। जैसे मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं 1D में, मैं पीछे भी तो आ सकता हूं। तो बराबर बोलना, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन के बाद ही हम कह सकते हैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तब बराबर होगा ना जब ये सेम होगा, ये भी गलत है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऐसे लिखना चाहिए, तो ये सही बोलोगे। तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी थोड़ा सा, बोथ एंड भी नहीं बोल सकते बेटा, ये हम नहीं बोल सकते। ये एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाई टाइम। और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो जब ये बॉडी 1D में चल रही है तो हमें डायरेक्शन नहीं पता। जब डायरेक्शन नहीं पता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें नहीं पता। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन नहीं पता, तो ये भी नहीं कह सकते। हाँ, यहां पे एक स्प्रिंट था, अब ये सही है, अब ये सही है बेटा। कम ऑन कम ऑन। सर मोड से क्या होता है भाई? मोड से क्या होता है? अरे गधा, मोड दिया हुआ है ना, डैश तेरा। अरे मोड, यहां से ऑब्जेक्ट चला 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 यहां आ गया। अब बता सर ये 1D नहीं, कैसे 1D नहीं है? इस लाइन पे जा रहा था, जा रहा था, इसी लाइन पे वापस आया, यहां पर इसी लाइन पे वापस आया। यहां पे बता डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं ना। बाप रे बाप। सर मॉड दिया हुआ है। हाँ, मॉड को ले जा घर, चोखा बना के खाना। लास्ट क्वेश्चन में कुछ गलत किया क्या मैंने? कहा है क्या? 2 इंटू वी इंटू 2v प्लस v 3v सही तो है? ये नहीं आएगा क्या? हाफ द डिस्टेंस विथ v एंड रिमेनिंग विथ v, तो 2v1 हो गया v इंटू 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v, तो 4v स्क्वायर। सही तो है? अरे यार क्या आदमी है ये। क्या है? कार runs on a constant speed on a circular track of radius इतना मीटर, taking इतना सेकेंड for every circular lap, then average velocity and average speed for the each circular lap। तो एक सर्कुलर लैप में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो पहले बोला एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये सी आंसर आएगा, सी आंसर आएगा इसका। क्लियर है क्या? सी आंसर आएगा इसका। क्लियर है क्या? चलिए एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होता है। बेटा एक चीज याद रखना, थोड़ा सा और मैं बताता हूं, जो स्पीड होता है वो होता है हाउ फास्ट, ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है किसी भी स्टैंड पे, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस होता है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है हाउ फास्ट एंड वेयर, मतलब ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। देखो ना, हाउ फास्ट, ये किसी भी इंस्टेंट पे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी इंटरवल में देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी किस में देखते हैं बेटा? इंटरवल में देखते हैं। अब बात होगी ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, बहुत छोटी बात है, यहां पे बच्चा गलती करता है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमेशा याद रखना वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलें, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हाँ, तो ये सिर्फ 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन होगा, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? सर जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी साइन के साथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बेटा dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, या v इंटू डीवी बाई dx। ये कौन सा यूज करेंगे डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारा वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है dv बाई dt करेंगे, वेलोसिटी x का फंक्शन है v इंटू डीवी बाई dx करेंगे। क्या ये क्लियर है? एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होता है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट एक आगे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही जाने की डायरेक्शन होती है, और एक्सेलरेशन आगे है तो इसका पक्का मतलब है कि स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा और एक्सेलरेशन भी उसका पीछे, इसका पक्का मतलब है स्पीड बढ़ेगी। इन दोनों ही केस में आगे मतलब फॉरवर्ड तो डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे तो निगेटिव। क्या निगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ रहा? तो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन नहीं कह सकते। रिटार्डेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के अपोजिट हो।
रिटार्डेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के अपोजिट हो। मान लो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा, पीछे मतलब पीछे की डायरेक्शन में जा रहा, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसको आप क्या बोल देंगे? रिटार्डेशन। क्योंकि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट है तो पक्का स्पीड डाउन होगा। क्या क्लियर है ये बात? अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट है तो पक्का स्पीड डाउन होगा। देखिए इसमें बताइए किसमें स्पीड बढ़ेगा घटेगा? इसमें स्पीड बढ़ेगा, इसको हम रिटार्डेशन नहीं कह सकते। इसमें भी स्पीड बढ़ेगा, इसमें स्पीड घटेगा और इसमें भी स्पीड घटेगा, और जहां स्पीड घटे उसको कहते हैं रिटार्डेशन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। जैसे ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और एक्सीलरेशन भी नीचे, यहां पे रिटार्डेशन, इसको नहीं बोल सकते। तो इसी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिटार्डेशन बोलोगे यहां से यहां तक, लेकिन यहां से यहां तक रिटार्डेशन नहीं बोल सकते। क्लियर है? क्लियर है? एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स के सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, काइनेमेटिक्स के सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, ये एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। मान लो एक्सीलरेशन 0 है तो मोशन यूनिफॉर्म हो गया, उसमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एक ही रिलेशन है, दैट्स इट। अगर एक्सीलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू, जैसे एक्सीलरेशन 5 है, एक्सीलरेशन 10 है, 20 है, ये कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करोगे। मैं एक बात बताऊं, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, नीट के सिलेबस में एनटीए ने साफ साफ मेंशन किया है कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन आपको पढ़ना है, लेकिन मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन की चर्चा उसने नहीं करी है। तो कह सकते हो एक सेकंड के लिए कि नॉट इन सिलेबस, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना ना सीखे। लेकिन हां यह कह सकते हो कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है। मैं जीरो नहीं बोल सकता हूं, बात समझिएगा, मैं जीरो नहीं बोल सकता हूं, किसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि भाई यहां से मतलब इससे सवाल नहीं आएगा, ये नहीं बोल सकता हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, इससे प्रोबेबिलिटी हाई है। इससे प्रोबेबिलिटी क्या है? हाई है। ठीक है, इससे प्रोबेबिलिटी क्या है? हाई है। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब है। जब भी कोई पोजीशन का फंक्शन देखो, उसमें टाइम के पावर में 2 है ना, t1 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है, या वेलोसिटी के फॉर्मूले में t का पावर 1 है, जैसे 4t है, जैसे 4t है, या एक्सीलरेशन तुम्हारा सिंपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। इस तरह के फंक्शन में एक और वेलोसिटी के रूट x है, अगर ऐसा फंक्शन है तो बोलोगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा उसका, पक्का और पक्का। एग्जांपल जैसे x t³ है, या x रूट t है, या x t का पावर -4 है, कुछ भी हो t स्क्वायर के अलावा, तो बोलोगे कि एक्सीलरेशन कैसा है? वेरिएबल है। या x बराबर t ही क्यों ना हो तो बोलोगे एक्सीलरेशन इसमें 0 है, लेकिन कांस्टेंट नहीं आ सकती। 0 मतलब है ही नहीं एक्सीलरेशन, फिर नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सीलरेशन इसी 3 तरह के फंक्शन में होगी। अगर आप बात पकड़ लिए, अगर आप बात पकड़ लिए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, अगर बात पकड़ लिए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। भाई इससे जेई और नीट दोनों भर भर के सवाल पूछते हैं। कैसे? देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज दिस, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है मालिक। रूट एक्स बराबर टी प्लस 7, ये रूट को उधर ले जाओ तो एक्स बराबर हो जाएगा टी प्लस 7 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स के फॉर्मूले में टी स्क्वायर है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी वेरिएबल होगा। फिर भाई एक्सीलरेशन अगर है तो वेलोसिटी बदलेगा ना। देखो, बॉडी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डेथ, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो वैल्यू, यस, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रेस्ट स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ मान ली स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो वैल्यू, मतलब उसका कुछ नॉन जीरो वैल्यू में तो ये रूट है, शायद रूट है, अब सही है। तो सर ये गलत कैसे हो गया? नॉन जीरो वैल्यू में ये थोड़ी ना बोला कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल। नॉन जीरो का मतलब है कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, इसलिए ये गलत होगा। और हम जानते हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी होना चाहिए, या x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होना चाहिए, या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा? सी।
डी क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, डी क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो, तो इसका एग्जांपल ये भी तो लिख सकता हूं, ए बराबर 60। बताओ ये जीरो है क्या? नहीं है ना एक्सेलरेशन। ए बराबर 60 भी तो बोल सकता हूं ना, मे बी ये भी तो बोल सकता हूं ना फोर्थ ऑप्शन में। तो ये नहीं बताया कि कांस्टेंट है या नहीं, इससे नहीं पता चल रहा कांस्टेंट है या नहीं। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स से पता चल गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बताओ मजे आए कि नहीं है सवाल में? लास्ट कंफ्यूज गाइस, नो 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 नो, यू हैव लेस माइंड गाइस, यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ माइंड गाइस। एक्सेलरेशन होगा क्योंकि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इस ऑप्शन में कहीं नहीं पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब कांस्टेंट ही हो, ये थोड़ी ना पता चला उससे। कंफ्यूज हो गए। अब बता, अब कंफ्यूजन दूर हुआ, अब कंफ्यूजन दूर हुआ। लास्ट कंफ्यूज गाइस, गजब है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v बराबर t प्लस 6 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर खोलोगे भी तो टी स्क्वायर आ गया, हाँ, लेकिन हमने बोला था वेलोसिटी के फॉर्मूले में जब t है तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं तो ये तो वेरी कर जाएगा एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म, नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस ये होगा। क्योंकि क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला, फिर से बताता हूं, मैं फिर से यहां बताता हूं। मैंने तुम्हें बोला कि अगर पोजीशन में टी स्क्वायर, वेलोसिटी में टी या वी में रूट एक्स है, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये तो टी स्क्वायर है, वेलोसिटी में टी था तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, टी स्क्वायर है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखो वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बताओ मजा है, अब बताओ मजा है कि नहीं? अब बताओ मजा आया कि नहीं? देखो नेक्स्ट, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव इवन दो इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यस भाई, पॉजिटिव और एक्सेलरेशन तो डायरेक्शन से पता चलता है। ऐसा तो नहीं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन से पता चलता है। वेलोसिटी कैन बी इंक्रीजिंग इवन दो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। velocity can be increasing even though its acceleration acting on same direction of velocity, same direction of velocity। क्या है? velocity can be increasing even though its acceleration acting on the same direction of velocity। हाँ तो इंक्रीज ही तो करता है, सही तो है। बहुत स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा बस। लास्ट वाला नहीं है गाइस, लास्ट वाला नहीं है गाइस, बहुत स्टेटमेंट ट्रू, यस बी यहां लिखा हुआ है, 2-4 सवाल में ऑप्शन है। अच्छा ये वाला नाली कंसेप्ट याद है तुम्हें? नाली कंसेप्ट क्या? नाली कंसेप्ट, अगर बेटा हमें पोजीशन पता है और हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। किसका? पोजीशन का। सर अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ सर, डिफरेंशिएशन का मतलब तो स्लोप होता है। हाँ तो स्लोप ऑफ xt हमारा क्या मिलता है? वेलोसिटी। अगर इसको डिफरेंशिएट और कर देंगे एक बार, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे गाइस एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे गाइस नाली मिलेगा। क्या मिलेगा? नाली मिलेगा। क्या मिलेगा? नाली मिलेगा। समझ में आया क्या? होता जर्क है लेकिन हमें नहीं पढ़ना, इसलिए याद रखो कि हमारे लिए स्लोप ऑफ एटी किसी चीज को नहीं बताता है, नाली बता देता है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि चलो हमारा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ उसको इंटीग्रेट कर दोगे a इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है, तो ये हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। राइट गाइस, समझ रहे हैं? इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है सर। हाँ तो एरिया ऑफ एटी हमारे काम का है, चेंज इन वेलोसिटी होगा। सर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर पोजीशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो x इंटू डी टी, नाली मिलेगा गाइस, नाली मिलेगा। क्या मिलेगा? नाली मिलेगा। अब इसको कैसे याद रखना, सुनो, इसमें ना दो चीजें तुम्हें पता चलती है। पहली चीज तो तुम्हें यह पता चली कि किसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा। कई बार क्या होता है, वेलोसिटी दिया, अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, अब तुम कंफ्यूज कि हम क्या करें। सुनो, पहले पोजीशन पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, फिर एक्सेलरेशन पढ़ा, ठीक है सर। अगर मुझे पोजीशन देके कुछ पूछ रहा है तो जो कुछ भी पूछे हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन को इंटीग्रेट करेंगे नाली मिलेगा गाइस।
नाली मिलेगा गाइस, एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ नाली मिलेगा गाइस। तो पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिफरेंशिएट करो। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताएगा, है ना। डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है, या एक्सीलरेशन हम ये भी लिख सकते हैं v इंटू डीवी बाई डी एक्स। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप नाली मिलेगा गाइस, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा गाइस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट मिलेगा गाइस। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा गाइस नाली मिलेगा गाइस। एक चीज याद रखिएगा, आगे जाओगे तो डिफरेंशिएशन करना है। पहले पढ़ते हैं हम पोजीशन, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। तो आगे जाओगे तो क्या करना है, हमको आगे जाने के लिए डिफरेंशिएशन करना है और स्लोप आगे से मिलता है, आगे जाएंगे तो स्लोप मिलेगा, पीछे आएंगे तो एरिया मिलेगा, उसको इंटीग्रेशन करना है गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस, नाली कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल गाइस। और कौन सा ग्राफ है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम से आगे भी जा सकते हैं, तो इसका आगे जाएंगे तो स्लोप और पीछे आएंगे तो एरिया। तो वेलोसिटी का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है और इसका एरिया पोजीशन बताता है गाइस। ओके गाइस, चलिए गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए अब यहां पे एक सवाल है डायरेक्टली 2022 का, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ये बेटा ग्राफ ए है, ये बेटा ग्राफ बी है, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है सर, स्लोप का रेशियो ए के लिए होगा tan 45, इसके होगा tan 30, tan 45 इज 1, tan 30 इज 1/√3, तो √3:1 इज आंसर आ गया गाइस। इसलिए ग्राफ पढ़ाया था गाइस, देखिए इजी हो गया क्या गाइस, ये सिंपल है गाइस। नेक्स्ट, नीट 2016 का एक मुश्किल सवाल पूछा था, क्या ये पोजीशन है गाइस पी का, AT प्लस BT स्क्वायर, एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन ये है, दूसरा पार्टिकल है जिसका पोजीशन है FT माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम बोथ कार हैव सेम वेलोसिटी, किस टाइम पे दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। गाइस डायरेक्ट सवाल पूछेगा गाइस डायरेक्ट सवाल पूछेगा, बोला है किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बताएगा, दोनों को बराबर रख दो। ये बोलो क्या होगा, a प्लस 2BT गाइस, और ये होगा F माइनस 2T गाइस। माइनस 2T को यहां ले जाओ, T बाहर निकाल दोगे तो 2B प्लस 2 बराबर F माइनस ए, तो F माइनस ए बटा 2B प्लस 2, F माइनस ए गाइस 1 प्लस बी गाइस, डी आंसर आ रहा है गाइस। पैर में दर्द, पैर में ली दवाई खा लिया भैया, भयंकर नहीं करेगा दर्द। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, गाइस इसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। गाइस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, आपको इसके अराउंड सवाल मिलता है गाइस। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए कौन सा सही है, दिस वन गाइस, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, तो डिस्टेंस मतलब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, v पूछता तो प्रोपोर्शनल टू टी, x के फंक्शन में पूछता तो √x। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन गाइस, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला गाइस और डिस्टेंस कवर्ड पूछा गाइस, दिस इज आंसर गाइस। व्हाट आर यू थिंकिंग गाइस, व्हाट आर यू थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए गाइस, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, देन एक्सीलरेशन 0, क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन में करा दिया गाइस। क्या करना है सर, ये पोजीशन दिया है, बोला एक्सीलरेशन कब 0 होगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आएगा, उसको 0 रख देंगे गाइस। ये हमने कर लिया था डिफरेंशिएशन में गाइस। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along the x axis गिवन बाय ये रिलेशन, ये पोजीशन है, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस पोजीशन, पोजीशन बराबर है 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, वेयर x and t in a second, what will be the position of this particle when achieve maximum speed। जब हम मैक्सिमम स्पीड अटेन करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है गाइस, कैसे करोगे, तो देखो v बराबर होगा dx बाई dt, हाँ सर, 9 बाहर टी स्क्वायर का 2t मतलब 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी पूछा है और बोल रहा है कि अचीव मैक्सिमम स्पीड, तो स्पीड मैक्सिमम कब होगा, when dv by dt is 0, then v is maximum। तो हमें v मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 रखना पड़ेगा, तो dv by dt हम 0 रखेंगे, 18t का होगा 18 माइनस 6t, 18 उधर, t बराबर 3 सेकेंड, तो
तो t बराबर 3 सेकेंड वो टाइम है, t बराबर 3 सेकेंड वो टाइम है जब तुम्हारा वेलोसिटी क्या हुआ है, मैक्सिमम। कोई भी चीज मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 रखता है। तो बोला कि जब मैक्सिमम स्पीड है उसी समय पर हमें क्या बताना है, पोजीशन बताना है, पोजीशन बताना है। तो x बराबर होगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब गाइस। 9 गुना 9 माइनस 27, 81 माइनस 27 54 गाइस। क्या नंबर दोगे इस सवाल को, कैसा सवाल है ये, कैसा सवाल है ये बताओ, सवाल कैसा है? कैसा सवाल है गाइस? चलिए गाइस, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कब लगाओगे? देखो इसका मैं ना एक फील देता हूं तुम्हें, एक फील देता हूं, अगर फील समझ में आए तो हट बना दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाना जब तुम्हें कभी भी फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। एक्सीलरेशन और टाइम की बात करी है ना, एक्सीलरेशन और टाइम की बात करिए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगाओगे जब तुमसे टाइम के बारे में ना दिया है ना पूछा है। गाइस मेरी बात समझ में आ रहा है गाइस? व्हेन नो डिस्कशन ऑफ टाइम, नो डिस्कशन ऑफ टाइम मतलब टाइम ना तो दिया है ना पूछा है, तुम्हें एक्सीलरेशन और पोजीशन दिया है, मान लो एक्सीलरेशन और पोजीशन के टर्म्स में बात कर रहा है, वेलोसिटी के टर्म्स से बात कर रहा है। तो गाइस एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन केस में होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टी, याद रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन केस में होता है u प्लस वी बाई टू। ये तुम्हें मान ले एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में है तो v बराबर u प्लस एटी, बहुत इजी है। ये nth मतलब किसी एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है बेटा u स्क्वायर बाई टू ए, याद रखिएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ये हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है क्या? ठीक है क्या? मिड पॉइंट पे अगर तुम्हें वेलोसिटी पूछेगा तो याद रखना मिड पॉइंट पे होता है रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, कि वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू आता है। मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या होता है? रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू। क्लियर है क्या गाइस? ये डायमेंशनली करेक्ट है। तुमसे अगर पूछे ये डायमेंशनली गलत है कि सही है तो बोलना सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम की वैल्यू इस पे नहीं दिख रही है। एक्चुअल में टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रखा है, यहां पे 1 सेकंड लिखा हुआ है। तो सर आप लिख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ये डायमेंशनली 200% गलत है। मैंने यूट्यूब पर देखा है, बहुत बड़े बड़े टीचर ने बताया है कि डायमेंशनली रॉन्ग है। बेटा बोल रहा हूं, सुन लेना, 200% डायमेंशन सही। रीजन भी बता रहा हूं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे टाइम को हम 1 पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये फॉर्मूला तुम फिजिक्स पे लगा रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, कहीं ये तुम फिजिकली सही है तो न्यूमेरिकली सही ही होगा गाइस, न्यूमेरिकली सही ही होगा गाइस। डीवी बाई डी को जीरो क्यों किया? क्योंकि जो भी चीज मैक्सिमा या मिनिमा होती है उसको डिफरेंशिएशन जीरो रखते हैं गाइस। कोई भी चीज मैक्सिमा या मिनिमा होती है तो डिफरेंशिएशन जीरो रखते हैं गाइस। गाइस एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे गाइस, गाइस बहुत अच्छा सवाल करेंगे क्या? देखिए गाइस, नया सवाल है, कर लिया तो समझो कि सीख लिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएच सेकेंड, टी सेकेंड नहीं है टीएच सेकेंड, एंड टी प्लस 1h सेकेंड इज 100 सेंटीमीटर, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड इज, तो टी सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा सवाल है गाइस, एक बार अटेम्प्ट करिए, एकदम ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगा। बहुत बहुत मजा आएगा अगर आप कर लोगे तो। ऐसा नहीं सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा गाइस। देखने से कुछ नहीं होगा गाइस, यू हैव टू अटेम्प्ट गाइस, यू हैव टू अटेम्प्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट। देखने से नहीं होगा गाइस, करिए गाइस। देखिए बताता हूं, देखिए बताता हूं, चलिए देखिए। A particle is moving in a straight line with initial velocity u and acceleration a. The sum of distance travel in tth and इतना,
इसमें डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है सर, u प्लस a बाई टू इंटू टू टी माइनस वन, यही होता है डिस्प्लेसमेंट टीएथ में। हाँ, और t प्लस वन में भी ऐड करना है, तो u प्लस a बाई टू इंटू टू टी प्लस वन माइनस वन, यही होगा है ना। जो भी टाइम होता है 2n माइनस वन लिखते हैं, और यहां पे टाइम t प्लस वन था। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये दोनों का सम s1 प्लस s2 100 दिया है, तो 100 बराबर u टू यू प्लस a बाई टू, अगर मैं कॉमन निकाल लू, देखो u टू a बाई टू कॉमन निकालो, 2t माइनस वन, 2t माइनस वन, a बाई टू बाहर चला गया, ये अंदर जाएगा तो 2t प्लस टू माइनस वन, तो 2 में से एक जाएगा 1 आएगा, तो ये होगा 2t प्लस वन। देखो ध्यान से, a बाई टू कॉमन निकाल लिया, 2t प्लस टू माइनस वन, ये आएगा। ओके गाइस, अब यहां पे ध्यान से देखना, 2t 4t, 1 से 1 कट गया 4t, तो 100 बराबर आ गया 2u प्लस a बाई टू इंटू 4t, ये कटेगा ऊपर 2 आएगा, 2 बाहर निकाल दो तो ये आएगा u प्लस 80 बराबर 100। देखो ना, 2 बाहर निकाल दिया तो 2 बाहर निकले, यहां बचेगा u और यहां बचेगा 80, और u प्लस 80 को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, तो v बराबर आ गया आपका 50। हाँ गाइस, कैसा सवाल लगा गाइस? वन वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज गाइस। आपने यहां पे फॉर्मूला लगाना भी सीखा और एक अच्छा सवाल भी किया। ये सवाल करिए, 2023 का सवाल है, क्या है देखिए, बुलेट फ्रॉम द गन इज fired on a rectangular wood block with velocity u. When the bullet travels 24 centimeters through the block along the length, velocity of the bullet becomes 1/3. मतलब पहले वेलोसिटी इसकी u है, जब 24 सेंटीमीटर वुड में चला तो उसकी वेलोसिटी u by 3 हो गई। Further penetrate into block in the same direction before coming to the rest, finally 0 हो गया। तो कितना डिस्टेंस चलेगा ये पूछा है। सुनना, क्या ये सवाल पढ़ के तुम्हें समझ में आ गया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? इतना फील आ गया क्या? क्यों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? क्यों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? क्योंकि सर यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को a मान लूं, तो यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा u बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट 24। फिर यहां पे u बाई 3 है, यहां पे 0 है, तो 0 माइनस u बाई 3 का होल स्क्वायर बराबर 2a इंटू एक्स, डिवाइड कर दो, यहां से x आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे यहां से x आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, इजी है। A small toy start from moving a position of rest under the constant acceleration. It travel a distance 10 meter in t second. Then distance traveled by the toy in next t second. अगर रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल चलना शुरू करता है, तो याद रखिएगा, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल चलना शुरू करता है तो डिस्प्लेसमेंट इन टी एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2t होता है 1:4। यहां पे टोटल टी टाइम है और टोटल 2t टाइम है। डिस्प्लेसमेंट इन टी एंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट टी जो होता है वो होता है 1:3। अगर और नेक्स्ट टी पूछे तो 5 और इसमें पूछे तो 9। अब मुझे एक चीज आप लोग बताएंगे कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला बताओ। ऊपर वाला नीचे वाला बताओ, वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाली कि नीचे वाली? बस इतना बता दो। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? नेक्स्ट टी, नेक्स्ट टी, तो थर्ड हुआ ना, तो इसमें अगर एक चलता तो 3 चलेगा, इसमें 10 चला तो इसमें 30 चलेगा। हाँ बताओ, रेशियो खत्म, खत्म। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन दैट चेंजेस इट्स वेलोसिटी 10 to 20 while passing through the distance 135, then t is, सुनो, s बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टी होता है। ये हो गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20, फाइनल वेलोसिटी दिया है 10, सॉरी इनिशियल 10 फाइनल 20, तो वेलोसिटी का सम बाई 2 होता है एवरेज वेलोसिटी। याद रखना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है 20 10 30, 30 बटा 2 15,
तो 135 बराबर 15 टी, टी बराबर 9 सेकेंड, टी बराबर 9 सेकेंड। कितना इजी है गाइस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन इतना इन थर्ड सेकेंड। क्या एस एन का फॉर्मूला लगा दोगे, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। इजी है गाइस। नेक्स्ट देखना, स्मॉल ब्लॉक डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t is equal to 0. Let s nth with the distance travel of the block in an interval of n-1 and tn, then the sn बटा sn plus 1 is। सुनना, पहला जो s nth है ना वो दिया हुआ है by the block in the interval of n-1 to n, n-1 to n। तो ये हो गया n-1 से nth में कौन सा टाइम हो गया। The block slide down on a smooth inclined plane from rest at a time t is equal to, let s nth be the distance traveled by the block in an interval of n-2 sn। तो ये nthवां सेकेंड हो गया ना। हाँ देखो n-1 से n तक, तो ये nthवां सेकेंड हो गया। जैसे 0, 1, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड किसको बोलते हो, 5 के बाद, सॉरी 5th सेकेंड किसको बोलते हो, 5 के बाद कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में हम 5th सेकेंड बोलते हैं, है ना। 5th सेकेंड किसको बोलते हैं, 4 से 5 के बीच में। तो सही है, nth हो गया। तो इसमें जो डिस्टेंस चलता है वो क्या चलता है, तो अगर स्लाइड डाउन मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप लिखोगे Sn बराबर होगा आपका, Sn बराबर Sn प्लस 1। Sn बराबर होगा आपका u 0 है हाफ a इंटू 2n-1 बटा हाफ a इंटू 2 n को रखोगे n प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया, ऊपर आएगा 2n-1 बटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n प्लस 2 माइनस 1, तो होगा 2n-1 बटा 2n प्लस 2 में से एक जाएगा 1, 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। अच्छा सवाल था, क्लियर है क्या। चलिए ये देख लीजिए, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। तो देखो बेटा, ये 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, टोटल 3 सेकेंड में, जैसे टी टाइम में ये टोटल 2t टाइम है बेटा, ये टोटल 3t टाइम है, तो ये होल नंबर का स्क्वायर होता है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब पहले टी में फिर नेक्स्ट टी में 1:3। क्लियर है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एसिलेशन से चल रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का, ये सेम डिस्टेंस में टाइम का रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेटा यहां पे t1 और ये t2 है तो t1 और t2 का जो रेशियो होता है 1:√2 - 1 होता है। अगर टोटल जर्नी में टाइम लगा t तो पहले आधे में जो टाइम लगेगा वो t/√2 होगा, याद रखना। क्या ये पढ़ाया था, क्या ये थ्योरी पढ़ाई थी, क्या ये थ्योरी पढ़ाई थी। बहुत काम होता है ये, बहुत काम आता है ये वही सवाल है जो अभी हमने कराया था, रेशियो बेस्ड। ये वही रेशियो बेस्ड है। अगर बॉडी नीचे फ्री फॉल कर रही है तो फर्स्ट फिर सेकंड मतलब नेक्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया, तो ऑड नंबर का रेशियो ये नहीं होगा, 1 3 5 7 होगा, 1 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। बताइए, नेक्स्ट जब बोले ना, नेक्स्ट जब बोले फर्स्ट फिर नेक्स्ट सेकंड फिर थर्ड, ये सवाल है बेटा 2022 का। 4th सेकंड और 3rd सेकंड में रेशियो, वो एस एन पे तो मैंने 4 सवाल करा दिए। फिर वही रेशियो बेस्ड सवाल है ये, फिर रेशियो बेस्ड सवाल है। रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी याद रखिएगा, रेस्ट टू रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मोशन रेस्ट से जर्नी स्टार्ट कर रहा है और रेस्ट तक जा रहा है, पहले उसका एक्सेलरेशन था अल्फा t1 टाइम तक x1 डिस्टेंस में, फिर उसका रिटार्डेशन हो गया बीटा x2 डिस्टेंस t2 टाइम तक चला है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो चलता है अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर चलता है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है अल्फा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी होता है। एक्सीलरेशन अल्फा इंटू एक्सीलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम होता है। अल्फा इंटू एक्सीलरेशन में चला गया डिस्टेंस बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस के बराबर होता है। प्रूफ भाई सर 10-15 मिनट लग जाएंगे। क्या ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, क्या ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। कितने लोगों को याद है ये बातें, कितने लोगों को याद है ये बातें, कितने लोगों को याद है ये बातें। देखिए सवाल डायरेक्ट पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या समझाई मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये रहा मैक्सिमम वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आते सवाल।
इंजन ऑफ मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सीलरेशन, देखो अल्फा एक्सीलरेशन हो गया, ब्रेक कैन रिटार्डेशन इतना हो गया, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट बी कवर अ डिस्टेंस 1500 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर, देखो 1500 मीटर बराबर हाफ अल्फा 5 बीटा 10 बटा 5 प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। एन नंबर ऑफ सवाल आते हैं इससे डायरेक्ट फॉर्मूला पे, एन नंबर ऑफ सवाल। ट्रेन एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अटेन अ मैक्सिमम स्पीड इतना इन 20 सेकेंड, इट ट्रेवल द स्पीड 20 सेकेंड एंड ब्राउट इनटू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें। एस के फॉर्मूले में हाफ आएगा, हाँ हाफ छोड़ दिया क्या मैंने, हाफ लिखा है कहीं छोड़ दिया क्या मैंने, ये तो वेलोसिटी पूछी है, हाफ की जरूरत नहीं है। एस के फॉर्मूले, अरे वाह बेटा सॉरी, हाफ आएगा, एस के फॉर्मूले में हाफ आएगा, यस एस के फॉर्मूले। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, अटेम्प्ट करना मैंने तुम्हारे लिए दिया है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हाफ आएगा, बिल्कुल हाफ आएगा, बिल्कुल हाफ आएगा। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ रहे हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल सबसे पहले पड़ता है। फ्री फॉल मतलब ड्रॉप वाला केस, और ड्रॉप वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन g कांस्टेंट के बराबर होता है। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया, पार्टिकल को क्या किया आपने, ड्रॉप किया, तो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है, तो अगले 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसका 3 गुना 15 मीटर चलेगा, फिर अगले 1 सेकेंड में इसका 3 गुना 45 मीटर, सॉरी इसका 4 गुना 20 मीटर, कितना चलेगा, क्या रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड इन नेक्स्ट मतलब दूसरा सेकेंड और तीसरा सेकेंड रेशियो होता है 1:3:5, ठीक है। तो पहला 5 चला है, ये 5, तो 3 से मल्टी 15 25 चलेगा, और फिर नेक्स्ट 35 चलेगा, है ना, इस तरीके से चलता है। अब टोटल डिस्टेंस देखोगे तो पहले सेकंड में 5 चला, टोटल 2 सेकंड का देखोगे, टोटल 2 सेकंड का तो 5 और 20 हो जाएगा, टोटल 3 सेकंड का देखोगे 45 हो जाएगा, टोटल 4 सेकंड का देखोगे 80 हो जाएगा। इसमें एक छोटी चीज लगा सकते हो, क्योंकि u 0 है और a तुम्हारा g के बराबर है, तो s बराबर हो जाएगा, u तो 0 है तो सिंपल हाफ gt स्क्वायर, जिस भी टाइम में आपको निकालना है आप डायरेक्टली टोटल t टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, s nth भी निकाल सकते हैं, u 0 है g/2 इंटू 2t-1, ये क्या हो गया, ये किसी टीथवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टी सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है। गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल टी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये टीएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है गाइस, ठीक है, ओके सर। अगर बॉडी को तुम ऊपर फेंकते हो u वेलोसिटी से तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, ऊपर जाने का u/g, नीचे आने का u/g, टोटल क्या हो गया 2u/g। मैक्सिमम हाइट क्या होता है इसका, u²/2g। मान लो किसी टाइम पर ये h1 हाइट पर है और फिर दोबारा t2 टाइम पे उसी हाइट पर आया, तो उस हाइट की जो वैल्यू होती है, सॉरी गाइस, उस हाइट की जो वैल्यू होती है, ये याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है स्मॉल h बराबर हाफ g t1 इंटू t2। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए गाइस 2u/g है, जितना इसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे जाने में टाइम लगता है। मैक्सिमम हाइट पे रेस्ट में आ जाता है और फिर वही रेशियो ड्रॉप हो गया रेस्ट में तो 5, फिर नेक्स्ट में 15, फिर 25, फिर 35, इस तरीके से चलता है। अब सवाल देखिए, ये बहुत सुंदर सवाल बनाया है, अगर तूने ये कर लिया, अगर तूने ये कर लिया तो समझना कि तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा फील आ गया, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का फील आ गया, मतलब तुम्हारे दिमाग में छप गया वो चीज, अगर तुम इसको कर लोगे तो ऐसा क्या इस सवाल में, करके देखो, करके देखो, फील ना जाए तो। सर क्या है देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द 9th स्टोरी बिल्डिंग, 9th स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड, मतलब टोटल 9 स्टोरी है, 9 स्टोरी मतलब 9 फ्लोर है उसमें, 9 फ्लोर है उसमें, मजा आएगा, मजा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक भाई, ठीक है सर। यहां से तुमने इसको क्या किया बेटा, ड्रॉप किया, तो सर u0, यस u0। अब इसको टोटल समय लगे हैं 3 सेकेंड आने में, टोटल 3 सेकेंड में नीचे आ गया। इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल इज पासेस थ्रू द n स्टोरी, देन n इज इक्वल टू, तो 1 सेकेंड में कितने स्टोरी को कवर किया होगा, मजा आ जाएगा, करो करो, बढ़िया सवाल है यार। सर 3 सेकेंड में नीचे आ गया, हाँ, तो ऑब्जेक्ट 3 सेकंड में टोटल कितना चलता है, तो हाफ gt स्क्वायर से निकाल सकते हैं, u 0 है तो हाफ g की वैल्यू 10 और 3 का होल स्क्वायर, ये कटेगा 5,
तो ये 5 और 3 3 9, 45 मीटर, ठीक है, टोटल 45 मीटर। और टोटल 9 फ्लोर है, 9 फ्लोर है, तो एक फ्लोर की कितनी हाइट हो जाएगी सर? 5 मीटर। अब 3 सेकंड में नीचे है, तो 1 सेकंड में कितनी स्टोरी क्रॉस करेगा? तो 1 सेकंड में तो 5 मीटर चलेगा, तो 1 सेकंड में तो एक ही स्टोरी क्रॉस करेगा। एक ने यूनिफॉर्म मोशन बना लिया। जितने लोग सी कह रहे हैं ना गाइस, आराम करने की जरूरत है आपको। शोभित तिवारी जी का सी आया है, प्रथमेश सोलंकी का सी आया, बहुत लोग का सी आया, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। गाइस आप रेस्ट करिए थोड़ा, बाद में आइएगा गाइस। जिनका 1 आया है वो अपनी फीलिंग बताएं, बाकी सी वाले घर जाए। फ्री फॉल में वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगा गाइस? फ्री फॉल में वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे कर दूं यार? कैसा मजा आएगी नहीं मैं बताओ। नेक्स्ट देखना, ऐसे नीट में सवाल आते हैं बेटा। ये बोला कि फ्री फॉल अंडर द कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो भाई h1 h2 h3 पहले 5 सेकेंड में चला है, तो ये होगा 1:3:5। तो h1/h2 का रेशियो होगा 1:3, तो h2 बराबर होगा 3h1, 3h1 आएगा। h3 3h2 नहीं यार, ये रेशियो आएगा h1 h2/3 h3/5। यस, 1 3 5 चौथा आंसर आएगा, चौथा आंसर आएगा गाइस। क्लियर है क्या गाइस? चलिए देखिए, स्टोन फ्री फॉल सच दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर इन इट्स फर्स्ट 5 सेकेंड। मतलब लास्ट के 1 सेकेंड में जितना पार्टिकल चला है उतना ही फर्स्ट 5 सेकेंड में चला है, उतना ही फर्स्ट 5 सेकेंड में चला है। तो टाइम ऑफ लाइट क्या होगा? तो फर्स्ट 5 सेकेंड में बॉडी कितना चल जाता है ड्रॉप होने के बाद? सर फर्स्ट 5 सेकेंड में, टोटल 5 सेकेंड में देखेंगे तो 125 मीटर चलता है। निकाल लो टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। तो बोला पहले टोटल 5 सेकेंड में, तो पहले 5 सेकेंड में 125 चलता है, और उतना ही लास्ट के 1 सेकेंड में चला है। तो किस 1 सेकेंड में वो 125 चलेगा? भाई हर 1 सेकेंड में डिस्टेंस का रेशियो देखोगे तो 13वें सेकेंड में 125 चलता है, मतलब लास्ट का सेकेंड 13वां सेकेंड था। निकाल लो रेशियो। कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस 125 बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये किसी nवें टाइम में चला गया डिस्टेंस है, u 0 है, यहां पे a को 10 रखो, n आ जाएगा 13। n क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 10 सेकेंड, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी। बढ़िया सवाल है। मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ एवरेज वेलोसिटी का भी फील है। बॉडी फ्रीली फॉल्स फॉर 10 सेकेंड, एक बॉडी को ड्रॉप किया और बॉडी 10 सेकेंड तक गई है। सर ठीक है, ड्रॉप किया और 10 सेकेंड तक चली, एवरेज वेलोसिटी पूछा। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ GT² बटा टाइम हो गया t। तो t से t² कटेगा, t बचेगा, तो होगा हाफ g की वैल्यू 10 और टाइम हो गया 10, ये कटेगा 5, 50 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा। थोड़ा नयापन है कि नहीं? थोड़ा नयापन है कि नहीं? A boy standing on the top of the tower of 20 meter height drops a stone, assuming g thus the velocity with which hits the ground। 20 मीटर हाइट है, तो ड्रॉप करने पर जो टाइम ऑफ लाइट होता है √2gh होता है, सॉरी 2h/g होता है, ये होता है ना, हाफ GT²। हाँ, ड्रॉप करने के केस में टाइम ऑफ लाइट, तो √2g की वैल्यू 20 और 10 कटेगा, 2 सेकेंड आएगा, और 2 सेकेंड में वेलोसिटी हो गया v बराबर u प्लस at। ड्रॉप किया था तो 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, देखिएगा प्लीज। द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप ऑफ 5 मीटर above the ground. The third drop is leaving the tap at an instant first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? मान लो ये वाटर वो है ड्रॉप, रेगुलर ये वाटर टैप है और इसकी हाइट टोटल है 5 मीटर।
ठीक है सर, वाटर टैप है और इसकी हाइट टोटल है 5 मीटर। ठीक है। द थर्ड ड्रॉप लिविंग द टैप एट एन इंस्टेंट, फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। तो जब थर्ड ड्रॉप यहां है तो फर्स्ट ड्रॉप यहां है, सेकेंड ड्रॉप यहां है। अगर रेगुलर टाइम इंटरवल को टी मान लेते हैं, अगर ये टी इज इक्वल टू यहां पे 0 है तो ये कितनी देर पहले चला होगा?